Hello and welcome back to this practice course on thermodynamics. We are running this practice course where we are carrying out a series of questions on thermodynamics. This series is important for will be helpful for our GATE aspirants, BSc aspirants जिन्हें एक अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ये उनके लिए होगा ये सेशन. माय नेम इज शिवम रंजन. दीज आर माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स. आप मुझे इस चैनल पे, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप यहाँ रीच कर सकते हो. ये मेरा पर्सनल मेल आईडी है, आप यहाँ मुझे मेल कर सकते हो या फिर मुझे आप टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो. आप इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए ये और स्कैन कर सकते हो. अगर आपको दिक्कत हो आप सीधे इस लिंक पे जाओ एंड यू कैन एक्सेस. ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी. ओके, सो हमने लास्ट दो वीडियोज में बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियोज में किए थे. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी डन है. मैंने 5 क्वेश्चंस के वीडियो पहले क्लास में करवाए थे, साथ में सॉल्व किए थे, और 5 के मैंने वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए थे जो मैंने क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में दिए थे. आज मैं वर्क इंटरैक्शंस पे फोकस करूंगा. वर्क इंटरैक्शंस के टोटल मैंने 7 क्वेश्चन लिए हैं. 7 बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, 7 के 7 अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने. और मैं कुछ क्वेश्चंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से वो पीडीएफ एक्सेस करके फिर वहां से भी आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो. मैं उन क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो आज हम लोग वर्क इंटरैक्शन से शुरू करेंगे और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. अगेन फिर से आपको वही करना है, आप क्वेश्चन पढ़ो, आराम से कंज्यूम करो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. आज मैंने क्वेश्चंस के लैंग्वेज को थोड़ा अच्छा लिया है क्योंकि गेट आजकल क्या कर रहा है ना, थोड़ा सा इंग्लिश के ऊपर खेल जाए. इंग्लिश थोड़ा क्वेश्चन की इंग्लिश को मुश्किल कर रहा है कि आपको आसानी से समझ ना आए. इसलिए आप क्वेश्चन को पढ़ो, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कह रहा है. ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ. अगर आपसे ना हो तो फिर आप मेरे सॉल्यूशंस देखो. Airplane takes off from an aircraft carrier is assisted by a steam-driven piston cylinder device. Okay, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहां से एक एयरप्लेन टेक ऑफ करता है और उसको असिस्ट करने के लिए स्टीम ड्रिवन पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है. ओके, a 17,500 kg airplane should be accelerated from 0 to 30 meter per second. Okay, let me write down the data. Mass is equal to 17,500 kg. Okay, this is the mass of the airplane. Accelerated from 0 to 30, that means initial speed, that is u is equal to 0, and final speed v is equal to 30 meter per second. Okay, 30 meter per second, right? Now with 30 meter per second, 30 meter per second. Now with 30% of energy coming from the steam piston, that means इसको ये करने में, अब इसको ये पूरा कैरी आउट करने में इतना एनर्जी लगा. okay, इसको इतना ये प्रोसेस 0 से 30 तक जाने में 17,500 केजी के एयरप्लेन को 0 से 30 मीटर पर सेकेंड जाने में कुछ एनर्जी लगा. तो वो जितना भी एनर्जी लगा उसका 30% ये स्टीम पिस्टन सिलेंडर डिवाइस ने दिया. ठीक है, अभी देखो आगे. एज्यूम नो चेंज इन इंटरनल एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स डेल्टा यू, दैट इज इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0, एंड डेल्टा पी, दैट इज चेंज इन potential energy is equal to 0. Okay, and the steam pressure in the cylinder starts at 1000 kPa. Okay, P1 is equal to 1000 kPa, kilopascal, and dropping linearly with volume to reach 100 kPa. Okay, that means P2 is equal to 100 kPa, and during this process P is directly proportional to volume, right? Find the needed displacement volume in meter cube. Now we have to find out the displacement volume. तो पहले मैं इसको ना थोड़ा आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ कि आखिर ये प्रोसेस दिखेगा कैसा ग्राफ पे. ठीक है, तो सपोज दिस इज माय स्टेट 1. यहाँ मेरा स्टेट 1 पे सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है और यहाँ पे जो स्टीम है वो सेकेंड स्टेज पे है. तो इनके बीच में एक लीनियर रिलेशन है. ऑब्वियसली दिस ग्राफ इज अ पीवी ग्राफ, इट इज अ पीवी ग्राफ, P in kPa, and this is volume in meter cube, right? So let me show you this pressure. Initially it is at 1000 kPa, and finally it comes down to 100 kPa. यही होगा. This is 1000 and this is 100. ये मैंने आपको फील कराया. ठीक है, अभी देखो आप अगर इनिशियल वॉल्यूम देखोगे, इनिशियल वॉल्यूम जो हमें अभी पता नहीं है, ठीक है, ये वॉल्यूम V1 हमें पता नहीं है, ये हमें V2 पता नहीं, राइट? दिस इज, लेट्स कॉल दिस एज V2 एंड लेट्स कॉल दिस एज V1. ठीक है, तो हमें ये नहीं पता, बट हमसे V1 V2 नहीं पूछा गया, हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द नीडेड डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम. दैट मीन्स
this is suppose delta V, so this is the displacement volume, that is V2 minus V1, right? So हमें पूछा क्या गया, delta V is equal to V2 minus V1, राइट, यही पूछा गया। अभी देखो पहले तो स्टार्टिंग से चलते हैं कि कितनी एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है। तो लेट मी टेक अ न्यू फेज। सो एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज प्लस काइनेटिक एनर्जी का चेंज, यही तीन मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये तो ऑलरेडी जीरो है क्योंकि हमें बोल दिया गया है इन दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस हमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज चाहिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। सो इनिशियल वेलोसिटी अगेन जीरो है तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ इज इक्वल टू 1/2 इंटू 17,500 multiplied by V is 30, so 30 का स्क्वायर, and this is coming out to be 1/2 multiplied by 17,500 multiplied by 900, that is 7875,000 7875,000 जूल, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 7875 किलो जूल, ठीक है। इतनी एनर्जी चाहिए, राइट। नाउ एनर्जी गिवन बाय हमारा क्या, स्टीम पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इज इक्वल टू 30%, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 7875, 30%, राइट। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.3 into 2362.5 2362.5 किलो जूल, दिस मच एनर्जी इज गिवन बाय द पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, ठीक है। अब देखो ये एनर्जी आया कहाँ से, तो दिस इज द एनर्जी विच इज एक्चुअली, अगर हम देखें तो ध्यान से देखोगे तो वो तो है तो यही एनर्जी, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू। अगर ध्यान से देखें वो तो यही एनर्जी है जो इसके अंदर आएगा, दैट इज एरिया अंडर द पीवी डायग्राम ऑन वॉल्यूम एक्सिस, राइट, दिस विल बी द एनर्जी, ठीक है, यही तो है वो एनर्जी, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, और हमारा एरिया अंडर द पीवी डायग्राम एरिया अंडर द पीवी डायग्राम इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम का एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू difference between the bases, right, distance between the bases, right. So this and this should be equal to 2362.5, right. तो यहाँ से हमें डेल्टा V हमें चाहिए P1 P2 हमें मालूम है, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो डेल्टा V इज इक्वल टू 2 इंटू 2362.5 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 इज 1000 प्लस 100, okay. So this is coming out to be 2 into 2362.5 divided by 1100 is equal to 4.295 मीटर क्यूब। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आ रहा है 4.295 मीटर क्यूब, सो 4.0 to 4.3, 4.5 इज द रेंज, तो आवर आंसर इज एब्सोल्युटली विद द रेंज। सर डाल देता हूँ, आंसर इज 4.295। इस क्वेश्चन में हमें बताया नहीं है कितने डेसिमल डिजिट तक रखना है, तो हम 3 तक रख रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो एक पेज यहाँ पर ऐड हो गया, एक सेकंड, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले हमने क्या किया, पहले हमने बस ये देखा कि कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको लैंग्वेज को समझना है। इसमें एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपके मैकेनिक्स का यूज हुआ है,
वो आपको आई होप पता होगा कि चेंज इन इंटरनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। तो फिर वहां से हमने 30% निकाला, उसका 30% बाकी कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, बाकी इंजन चला के आ रहा है कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता, अगर मुझे प्लस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस के बारे में बताया था 30% वहां से आ रहा है, मैंने वो 30% निकाला, ठीक है। और फिर मैंने एरिया अंडर द पीवी डायग्राम निकाला ऑन वॉल्यूम एक्सिस, राइट, दिस इज ऑन वॉल्यूम एक्सिस, राइट, ऑन वॉल्यूम एक्सिस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the next question is the air drag force on a car is given by F is equal to 0.225 a rho v square, right, this is a rho v square, this v is velocity, this v is velocity, this v is velocity, okay. Assuming air as ideal gas and temperature is equal to 290 Kelvin, okay, air is at 290 Kelvin, right. Now pressure is equal to 100 kPa, okay, it is at 100 kilopascal, एंड अ कार फ्रंटल एरिया दैट मींस एरिया उन्होंने दे दिया 4 मीटर स्क्वायर। आधे लोग ये फॉर्मूला देख के डर जाएंगे, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, मगर वो सारा डेटा क्वेश्चन में दे रहा है। स्पीड दैट इज v इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर को हम 1000 लिख सकते हैं और आवर को 3600 सेकंड लिख सकते हैं। तो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी आई थिंक 90,000 डिवाइडेड बाय 3600, आप इसको डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपको 5/18 याद है तो, ठीक है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 25 मीटर पर सेकंड, राइट। नाउ हाउ मच एनर्जी इज in megajoule, okay, is used to overcome the air drag driving for 60 minutes, okay. So time they have given as time is equal to 60 minutes, okay, and R is equal to 0.287, R is equal to 0.287 kilojoule per kg Kelvin, right, per kg Kelvin, right. Now हमें पूछा है कितना एनर्जी चाहिए, तो आप देखो आप क्या क्या सोच सकते हो इस क्वेश्चन को देख के। आपको फोर्स का एक रिलेशन पता है, ठीक है, फोर्स का एक रिलेशन आ जाएगा, फोर्स में निकाल दिया, सपोज उसने फोर्स का रिलेशन दिया, कहीं ना कहीं से मुझे फोर्स निकल जाएगा, ठीक है, चलो फोर्स मैंने निकाल लिया। अभी एनर्जी यानी कि वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स, तो हमें ये डेल्टा एक्स भी निकालना है, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 60 मिनट्स में, राइट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डेल्टा एक्स की बात करते हैं, डेल्टा एक्स आसान है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, और इसने एक्सेलरेशन वगैरह का कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है, एक्सेलरेशन का कोई जिक्र नहीं किया, तो डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम कर लेंगे, और दैट इज 25 इंटू 60 मिनट्स, तो 60 को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 25 इंटू 60 इंटू 60, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 25 इंटू 60 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 90,000 मीटर, दिस इज 90,000 मीटर, राइट। तो इतना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, चलो ठीक है। अभी हमें निकालना है फोर्स, राइट, अब हमें फोर्स चाहिए, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, एरिया, ओके, एरिया हमें पता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें पता है 25 मीटर पर सेकंड, रो, रो हमें नहीं पता है, बट उसने कहा है एयर को आइडियल गैस एज्यूम कर दे, वॉल्यूम का कोई जिक्र नहीं किया है, P इज इक्वल टू रो आर टी, फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी, पी अपॉन आर टी इज इक्वल टू पी कितना है हमारा 100, प्रेशर दिया है, आर दिया है 0.287, टेम्परेचर दिया है वेरी गुड 290, and this is coming out to be I guess 100 divided by 0.287 divided by 90, and this is coming out to be 1.20 kg per meter cube, right। तो आप ध्यान देना कि आपको डेटा जब भी आप कोई भी चीज फाइंड करो, जैसे आपने डेंसिटी ऑफ एयर निकाला, तो 1.20, अगर आपका सपोज बहुत ज्यादा डेंसिटी आ रहा है 12 10 15 20 100, तो आप समझ जाना कि आपने कुछ गलती की है, क्योंकि एयर का डेंसिटी समवेयर 1.1 से 1 से लेकर 1.3 1.4 तक चलेगा, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 1.2 kg पर मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। अभी बस इसमें फॉर्मूला में रखो F इज इक्वल टू 0.225 रो ए वी स्क्वायर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.225 इंटू रो की वैल्यू मैंने डाल दिया, एरिया की वैल्यू 4 डाला, वेलोसिटी की वैल्यू मैंने 25 इंटू 25 डाला, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 675, राइट, 675 न्यूटन, राइट, 675 न्यूटन, देयरफॉर W इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको ऐसा लिखूं, एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू F डेल्टा एक्स, F इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू फोर्स इज 675 multiplied by delta x is 90,000,
and this is coming out to be multiplied by 90,000, that is equal to 6075 डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो जूल, राइट। सो इसको अगर हम मेगा जूल में करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 6 एंड दैट इज इक्वल टू 60.75 जूल, 60.75 मेगा जूल, राइट। सो दिस इज आवर आंसर, 60.75 मेगा जूल। क्लियर है? ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, डिलीट हो जाएगा। चलो चलिए ऐसे पहले बॉक्स में 60.7 60.75 मेगा जूल, राइट। 60.75 मेगा जूल। मैं इसको थोड़ा सा, मैं देखो मुझसे डेकोरेट नहीं होता है, मगर मैं थोड़ा साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट आप कभी बाद में ये पीडीएफ को एक्सेस करो तो आपको आसानी से समझ आए कि मैंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग इज assume we fill a spherical balloon from a bottle of helium gas। ओके, एक spherical balloon है जिसको एक bottle of helium gas से भरा जा रहा है। ठीक है, the helium gas provides work TdV that stretches the balloon material integral SdA, that is the work done by the stretching of during the stretching of the balloon material, and pushes the atmosphere P naught dV। राइट द इंक्रीमेंटल बैलेंस फॉर DW हीलियम, दैट मीन्स जितना हीलियम ने वर्क किया वो कहाँ कहाँ गया, स्ट्रेच करने में और अगेंस्ट द एटमोस्फेयर, राइट। टू स्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द हीलियम प्रेशर दैट इज P, हीलियम प्रेशर दैट इज P, सरफेस टेंशन S, ओके, एंड P नॉट एज अ फंक्शन ऑफ डायमीटर। ओके, सरफेस टेंशन P और P नॉट के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं DW इज इक्वल टू इंटीग्रल P dV दे रखा है हमें। ओके, अभी DW स्ट्रेच इज इक्वल टू क्या होगा, DW स्ट्रेच क्या दे रखा है हमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा मैथ आपको यूज करना है, थोड़ा सा कैलकुलस है, बाकी आसान है ये क्वेश्चन, S इंटू टी है। ओके, एंड DW ATM क्या होगा, दैट इज अगेंस्ट द एटमोस्फेयर, दैट इज इंटीग्रल P नॉट डी, राइट। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें P चाहिए, ओके, हमें S चाहिए, ओके, हमें P नॉट चाहिए, ये तीन चीजें से चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए, ये DV, ये DA और ये DV हमें नहीं चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। स्फेरिकल वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई बाई 6 डी क्यूब, डायमीटर के टर्म में वॉल्यूम को। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DV इज इक्वल टू आई गेस ये पाई बाई 2 डी स्क्वायर डी आएगा, आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको हम पाई डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी ए विल बी इक्वल टू 2 पाई डी इंटू डी डी, राइट। ठीक है, बट अब यहाँ बस एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब हम बलून के मटेरियल को स्ट्रेच कर रहे हैं तो दो सरफेसेस फॉर्म होते हैं, एक अंदर एक बाहर, राइट। तो डी डब्ल्यू स्ट्रेच क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट, दिस विल बी 2 टाइम्स, राइट। सो अगर हम ऐसा लिखें इसको डी डब्ल्यू हीलियम इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी एंड दिस शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल एस डी ए प्लस इंटीग्रल पी नॉट इंटीग्रल पी नॉट डी वी, राइट, पी नॉट डी वी, राइट। तो अगर हम इसको ऐसा लिखें, दिस इज टोटल इंटीग्रल को अगर हम डी डब्ल्यू के फॉर्म में लिखें, एक सेकंड, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं W इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी, और जब हम डी डब्ल्यू लिखेंगे तो सिर्फ पी डी वी लिखेंगे, राइट, दिस इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, तो अगर हम डी डब्ल्यू के डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो पी डी वी इज इक्वल टू पी नॉट डी वी प्लस एस डी ए, राइट, एस डी ए, राइट। तो P तो हमें पता नहीं है, डी वी हमने निकाल लिया, डी वी कितना आया था हमारा पाई बाई 2 डी स्क्वायर डी डी इज इक्वल टू पी नॉट, अगेन डी वी सेम पाई बाई 2 डी स्क्वायर डी डी प्लस एस डी ए, एस ऐसे ही रहने देते हैं, डी ए इज इक्वल टू पाई 2 पाई डी डी डी
एंड ध्यान से यहाँ दो दो सरफेस दो दो एरिया का इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू पी नॉट पाई बाई 2 डी स्क्वायर डी डी प्लस 4s पाई डी डी डी, राइट। सो यहाँ से अगर हम पाई बाई 2 से डिवाइड कर दें तो p इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पी नॉट प्लस दिस डी डी इज गेटिंग कैंसल, मैं ये डी डी सारा कैंसिल कर देता हूँ, ये डी डी ये डी डी ये डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है मेरा पी नॉट प्लस 4 इंटू 2 पाई डी भी कैंसिल आउट हो रहा है, 4s बाई डी, और ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो रहा है पी नॉट प्लस 8s बाई डी, आई थिंक पी नॉट प्लस 8s बाई डी आ रहा है, अगर आप लोगों का भी यही आ रहा होगा तो प्लीज मुझसे कंफर्म कीजिएगा, पी नॉट प्लस 8s बाई डी मेरा आ रहा है, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, 2s बाई डी, 4s बाई डी, 8s बाई डी, यस, पी नॉट प्लस 8s बाई डी, एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने किसी बुक से लिया था, ठीक है। तो मुझे आंसर इसका आ रहा था मेरा पहले भी, पी नॉट प्लस 8s बाई डी, तो आंसर इज ऑप्शन सी। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझना, और यही चीज कि सरफेस टेंशन के कारण जो बैलून का स्ट्रेच होगा, तो अंदर का मेम्ब्रेन और बाहर का मेम्ब्रेन दोनों में स्ट्रेच आएगा, तो 2 टाइम्स एरिया का। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट में डाल के बताओ या मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज एनएटी टाइप क्वेश्चन। Two hydraulic piston cylinders are connected with a line. Okay, the master cylinder has an area of 5 centimeter square. Okay, this area, let me write it down. This area, this area is equal to 5 centimeter square. Okay, and creating a pressure of 1000 kPa. Okay, P is equal to 1000 kPa दे रखा है. Okay, the slave cylinder has an area. This is the slave cylinder. इसका area is equal to 3 centimeter square है. Okay, and 25 joule is the work input to the master cylinder. Okay, so we are providing a work input. That is work input is equal to 25 joule, right? 25 joule. So what is the work output of the slave cylinder, right? Of the slave cylinder. So let's बहुत आराम से करते हैं। सपोज मैंने 25 जूल का इसको वर्क इनपुट दिया, तो ये जो मास्टर सिलेंडर का पिस्टन है वो थोड़ा सा मूव करेगा। सपोज ये थोड़ा x डिस्टेंस से मूव किया, राइट। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना होगा, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना होगा, दैट मीन्स डेल्टा v विल बी इक्वल टू a इंटू एक्स, या फिर इसको मैं डेल्टा एक्स बोल दूँ अगर, तो a इंटू डेल्टा एक्स। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको मैं डेल्टा एक्स से दिखाता हूँ। इस कुछ डेल्टा एक्स से ये डिस्प्लेस हुआ, राइट। सो a इंटू डेल्टा एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। अभी वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल p इंटू डेल्टा v, राइट। तो p हमें पता है 25 जो वर्क इनपुट हुआ, प्रेशर हमें पता है 1000 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी, दैट इज a इंटू डेल्टा एक्स। हमारे पास डेल्टा एक्स हम निकाल सकते हैं, डेल्टा एक्स ऑफ मास्टर सिलेंडर इज इक्वल टू 25 जूल डिवाइडेड बाई, दिस इज 1000 किलो पास्कल, तो अगर हम इसको पास्कल में बदल लें तो इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो इट इज कमिंग आउट to be 25 divided by 5, one second, 25 divided by 5 divided by 100 equal to 0.05, yes, it is 0.05 meter, right. So now अभी हम पास्कल्स लॉ लगाएंगे, तो मान लो फोर्स ऑन पिस्टन, फोर्स अगर मैं ऐसा लिखूं, फोर्स, पहले तो फोर्स निकालें, फोर्स ऑन मास्टर सिलेंडर पिस्टन, फोर्स ऑन मास्टर सिलेंडर पिस्टन क्या है, फोर्स ऑन मास्टर सिलेंडर इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, and that is equal to 1000 into 5 into 10 to the power -4, okay, and this is coming out to be I think 0.5 kilonewton,
राइट, क्योंकि ये मैंने किलो पास्कल में लिया है, तो इसको अगर मैं न्यूटन में ही रखूँ तो 500 न्यूटन, राइट, 500 न्यूटन आ गया। ठीक है, अभी देखो फोर्स अपॉन एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ स्लेव सिलेंडर, राइट। तो फोर्स कितना आ रहा है 500, एरिया क्या है 5, इज इक्वल टू यहाँ का फोर्स ऑन स्लेव सिलेंडर मुझे पता नहीं है, और एरिया क्या है स्लेव सिलेंडर का वो हमें पता है 3, राइट। तो फोर्स ऑन स्लेव सिलेंडर एफ ऑन स्लेव विल बी इक्वल टू आई थिंक 300 न्यूटन, राइट। ये हो गया फोर्स ऑन स्लेव सिलेंडर, राइट। अभी देखो क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट मतलब कि अब हमें इसका डेल्टा एक्स भी निकालना है, इसका डेल्टा एक्स ऑफ स्लेव, डेल्टा एक्स ऑफ स्लेव। अभी डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, तो सपोज जितना वॉल्यूम, मैं इमेजिन करवाता हूँ, जितना वॉल्यूम मास्टर सिलेंडर डिस्प्लेस करेगा, मान लो मास्टर सिलेंडर डिस्प्लेस होके कुछ यहाँ आ गया, मास्टर सिलेंडर डिस्प्लेस होके कुछ यहाँ आ जाता है अगर, ठीक है, तो कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो जितना वॉल्यूम इधर से डिस्प्लेस हुआ उतना ही वॉल्यूम इधर भी जाएगा, मतलब कि डेल्टा वी तो सेम ही रहेगा, मास्टर सिलेंडर में जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उतना ही वॉल्यूम स्लेव सिलेंडर में भी डिस्प्लेस होगा। तो अगर हम डेल्टा वी की बात करें, डेल्टा वी ऑफ मास्टर सिलेंडर विल बी इक्वल टू डेल्टा वी ऑफ स्लेव सिलेंडर, राइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा वी ऑफ मास्टर सिलेंडर क्या होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स ऑफ मास्टर सिलेंडर दैट इज 0.05 विल बी इक्वल टू डेल्टा वी ऑफ स्लेव 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स ऑफ स्लेव, डेल्टा एक्स ऑफ स्लेव। तो यहाँ से डेल्टा एक्स ऑफ स्लेव क्या आ रहा है, डेल्टा एक्स ऑफ स्लेव विल बी इक्वल टू आई गेस 0.05 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0.0833 आ रहा है, 0.083 मीटर। मैंने कुछ यूनिट्स को ऐसे ही ले लिया, जैसे यहाँ इसको मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको अगर मैंने मीटर में लिया तो ये भी ऑब्वियसली मीटर में आएगा। तो यूनिट्स के साथ आप ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आप देख सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को आप ऐसा यूनिट में बदल दो, आपका यूनिट्स कैंसिल आउट हो रहा है तो फिर ठीक है। जैसे यहाँ भी मैंने इसको न्यूटन में लिया था, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया था, तो ये भी ऑब्वियसली न्यूटन में आएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आ गया, तो वर्क आउटपुट इज इक्वल टू F into delta x of slave cylinder is equal to 300 into 0.083 and this is coming out to be multiplied by 300 is equal to 25 जूल। तो ठीक है, तो जितना आपने वर्क इनपुट दिया था उतना ही वर्क आउटपुट मिल जाए आपको, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो 25 जूल का वर्क आउटपुट आपको मिल जाए। लेट्स सी द आंसर, 25 है क्या, हाँ 25, ठीक है। सो आंसर इज 25 जूल। सो 25 जूल का आपको वर्क आउटपुट मिल भी रहा है। तो ये बस आपको दिखाने के लिए था कि आपका अगर कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, देयर इज नो लॉसेस, तो ऑब्वियसली जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना ही आपको आउटपुट पे मिल भी रहा है, ठीक है। आप ये डायरेक्ट एज्यूम भी कर सकते हैं, समझ भी सकते थे, मगर आपको एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के साथ मैंने दिखाया, ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spherical balloon has a diameter of 0.3 meter. Okay, a spherical balloon has a diameter of 0.3 meter. Contains air at a pressure of 1.5 kg per meter square. 1.5 kg per centimeter square. अब कुछ लोग बोलेंगे ये कैसा यूनिट है, तो देखो क्या होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो नीचे एरिया का यूनिट आता है, ओके, एरिया का यूनिट, ऊपर फोर्स का यूनिट होता है और ऊपर मास दिया हुआ है, मतलब कि 9.81 से बाय डिफॉल्ट उसने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कभी कभी वो ऐसे यूनिट्स दे सकते हैं, ठीक है, जिससे परेशान नहीं होना, इससे परेशान नहीं होना, आप ऐसे यूनिट्स के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत है तो आप ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रखा हूँ, ठीक है। तो ये इनिशियल डायमीटर था और बाद में डायमीटर इंक्रीज हो गया 0.4 मीटर के लिए तब। तो D2 is equal to 0.4 meter, right? Due to heating and during this process, the pressure is proportional to diameter. Pressure is proportional to diameter. That is, pressure is proportional to diameter, right? ये आपको दिया हुआ, मैं डायमीटर को ना कैपिटल से लिखते हैं यहाँ भी, P1 is equal to 0.3 meter, P is equal to 1.5 kg per centimeter square. इसको मैं P1 ही रखता हूँ अभी, और P2 is equal to 0.4 मीटर, राइट, 0.4 मीटर, राइट।
नाउ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, राइट? कैलकुलेट द वर्क डन। बहुत आसान क्वेश्चन, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डीवी, राइट? तो हमें फिर से डीवी निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू अभी अभी हमने निकाला था पाई बाई 6 डी क्यू, और डीवी इज इक्वल टू पाई बाई 2 डी स्क्वायर डी डी, राइट? चेंज इन वॉल्यूम पाई बाई 2 डी स्क्वायर डी डी। तो बस हमें पुट कर देना, और हमें एक और चीज चाहिए, प्रेशर। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर मिल जाए तो हम इंटीग्रेट कर दें। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, राइट? इट इम्प्लाइज दैट P इज इक्वल टू K इंटू डी लिख सकते हैं। K कोई कांस्टेंट है, K इंटू डी, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन डी। P अपॉन डी इज इक्वल टू प्रेशर अगर मान लो 1 का लें तो डायमीटर भी 1 का लेंगे, 1.5 डिवाइडेड बाई 0.3 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.3 इक्वल टू 5। बट जहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे मैंने मीटर में लिया है, तो इसको मैं 1000 से 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 50,000। क्यों किया मल्टीप्लाई? क्योंकि 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको मैंने बस मीटर स्क्वायर से कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 4, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, राइट? केजी पर मीटर क्यूब, राइट? ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है, इंटीग्रेशन करना है, तो W इज इक्वल टू, बहुत आसान, W इज इक्वल टू इंटीग्रल P डी वी। तो P की जगह हम लिख सकते हैं K इंटू डी, इंटू डी वी की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाई टू डी स्क्वायर, राइट? सो K की जगह आगे हम 50,000 लिख सकते हैं, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर इंटू पाई बाई 2 इज ए कांस्टेंट, ठीक है, इंटू डायमीटर का क्यूब डी डी। और मैं इन सारे कांस्टेंट्स को ना एक साथ बाहर ही ले लेता हूँ, और यहाँ इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है? और डायमीटर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0.3 से 0.4, राइट? 0.4 तक, राइट? सो इट इज कमिंग आउट टू बी 50,000 इंटू पाई बाई 2 इंटू डी टू द पावर 4/4, दिस इज डी टू द पावर। प्योर मैथमेटिक्स है, मैं ये 12th क्लास की मैथ सॉल्व कर रहा हूँ अभी। 0.3 इंटू 0.4, so it is coming out as 0.4 raised to the power 4 minus 0.3 raised to the power 4 is equal to divided by 8 is equal to multiplied by 65 is equal to into 50,000, so 343.6 is coming out to be 343.6 kg, राइट? kg। अगर आपको यूनिट्स के साथ दिक्कत है, आप हर जगह यूनिट लिख के देख लो, आपका यूनिट सेम आ जाएगा, ठीक है? तो इट इज कमिंग आउट टू बी 343.6, लेट मी चेक, यस 343.6 kg। तो आंसर इज ऑप्शन, क्लियर है? ठीक है, तो प्योर मैथमेटिक्स था, बस आपको थोड़ा सा यूनिट्स को देख के डरना नहीं है, और ये आपको वैल्यूज निकालने आने चाहिए कि अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। अगर ऐसे रिलेशंस के साथ बहुत बारी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत बार, या तो प्रेशर डायरेक्टली वॉल्यूम के साथ प्रोपोर्शनल कर देगा, या डायमीटर के साथ प्रोपोर्शनल कर देगा, या फिर खुद से कोई एक रिलेशन दे देगा, ठीक है? तो आपको ये इंटीग्रेट करके सॉल्व करना आना चाहिए, थोड़ा सा मैथ्स है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 liters volume of a perfect gas, okay? Volume they have given, volume is equal to 55 liter, that is 55 into 10 to the power minus 3 meter cube, ऐसा लिख सकते हैं। और pressure is equal to 125 kPa, okay? 125 kilopascal they have given, and temperature is equal to 300 Kelvin, is compressed isentropically to a temperature of 380 Kelvin. So this is initial temperature, this is final temperature, that is 380 Kelvin. Okay, there is a isentropic compression, that means it is following PV to the power gamma is equal to constant, right? PV to the power gamma is equal to constant, that what isentropic compression means, right? Work done is equal to minus 5.1 kg। now माइनस क्यों है ये माइनस इसलिए है क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर हम किसी को कंप्रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, राइट? तो वो हम बाय कन्वेंशन हम माइनस लेके चलते, ठीक है? टेक कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एज R इज इक्वल टू 260 जूल पर केजी केल्विन। ध्यान से यही उठा के नहीं रख देना है आपको, इसको कन्वीनियंट यूनिट दैट इज 0.260 किलो जूल पर केजी केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? चलिए अभी सॉल्व करते हैं। क्या क्या पूछा है, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले पूछा है उसने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। ओके, उसने मुझसे पूछा है CV, CP और वॉल्यूम 2। अगर ये इसको मैं वॉल्यूम 1 लिख लूँ तो V2 पूछ रहा है हमसे, ठीक है, इसको प्रेशर 1 लिख लेते। तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा आपको ग्राफ पे पहले दिखाता हूँ, ये दिखेगा कैसा ये प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज समथिंग लाइक, अगर मान लो ये आपका स्टेट 1 है और कंप्रेशन है, तो ये आपका स्टेट 2 है। इट इज फॉलोइंग सम कर्व that is PV to the power gamma is equal to cos. This curve is P to the power gamma equal to constant. This is initial state 1, this is initial state 2, this is a PV ग्राफ, राइट। ये PV ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास इसने पूछा है CV, CP और वॉल्यूम V2, राइट। तो V2 तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। PV टू द पावर गामा, अगर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, PV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। हमें पता है यहाँ से T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1, राइट। तो हमें तो V2 भी नहीं मालूम है, V2 तो हमें निकालना है और गामा हमें मालूम नहीं है, तो हमें पहले गामा के लिए चलना है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, राइट। यहाँ से हमें V2 भी नहीं पता है, गामा भी नहीं पता है, इस फॉर्मूला का काम नहीं कर सकते। MR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। M हम निकाल लेंगे, T1 T2 हमें मालूम है, R मालूम है, यहाँ से गामा निकल जाएगा। तो ठीक है, पहले M निकालते हैं। देखो मैं किस सीक्वेंस, देखो मेरा मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूँ कि मुझे क्या क्या निकालना है, मैं उस तरह से चल रहा हूँ। मैं आपको एक लाइन से सॉल्यूशन बता दूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक स्टूडेंट की मेंटेलिटी से सोचो कि आपको किस किस चीजों की तरह चल सकते हो। ओके, M चाहिए, दो तरीका है, या तो मैं V2 भी निकालने की कोशिश करूँ, T2 निकालूं, V2 निकालेंगे, या फिर मैं बस M निकाल लूंगा, तो यहाँ से मेरे को गामा मिल जाएगा क्योंकि वर्क डन मेरे को मालूम है, राइट। तो अगर मैं M निकालने की कोशिश करूँ तो P1 V1 अपॉन RT, तो P1 हमें पता है, राइट। P1 हमें पता है, दैट इज 125 किलो पास्कल। इसके लिए ही P1 दिया होगा क्योंकि और तो कहीं मुझे काम दिख नहीं रहा है। 125 इंटू V1 55 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई R इज 0.287 ही दिया हुआ है, 0 पॉइंट दिया रखा है R 0.260 0.260 0.260 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द टेम्परेचर दे हैव गिवन इनिशियल स्टेज पर। T1 कितना दे रखा है, 300 केल्विन, तो इसको मैं T1 लिख देता हूँ 300। सो मास इज कमिंग आउट टू बी 125 इंटू 55 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.0 डिवाइडेड 0.088 0.088 केजी, ये मास आ रहा है। यहाँ से हम गामा निकाल सकते हैं, गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू MR T1 minus T2 divided by W. So M is 0.088 0.088 multiplied by R is 0.260 multiplied by T1 minus T2 will be equal to 300 minus 380। देखो ये अपने आप नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है और वर्क डन भी मैंने माइनस 5.1 रखा, तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो रहा है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.088 into 0.260 80 divided by 5.1 and this is 0.358 0.358 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से गामा इज इक्वल टू 1.358 आ गया। ये वैल्यू को भी हम संभाल कर रखते हैं। देखो आपके पास जब भी गामा वगैरह की वैल्यू निकालो ना, तो आप देखोगे तो यूजुअली आपको 1.4 1.33 1.67 ऐसे ही वैल्यूज के आसपास मिलेगा। अगर आपका गामा 2 आ रहा है तो एक बार अपने कैलकुलेशन को चेक करो, क्योंकि आपका डेटा ऐसे ही सेट किया जाता है कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल को रिजेंबल करे। और एयर का हमें पता है, एयर का हमें पता है कि कितना होता है, 1.4 होता है, राइट, 1.4 होता है। तो आपको डेटा वैसा ही कुछ रिजेंबल किया जाएगा, ठीक है। तो गामा मिल गया, अगर हमारे पास गामा मिल गया तो हम इस इक्वेशन में डाल के V2 निकाल सकते हैं, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट V2। T1 हमें पता है, दैट इज 300। मैं लिख देता हूँ T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 विल बी इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1, ठीक। तो यहाँ से T1 हमारा क्या है, 300, T1 है हमारा 300, T1 है 55। अभी मैं अगर लीटर में ही रखूंगा तो उधर भी लीटर में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट आ गया। 55 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 रेज टू द पावर 0.35 गामा माइनस 1 मैंने डायरेक्ट डाल दिया इज इक्वल टू T2 380 इंटू V2 जो नहीं पता है द पावर 0.260
3.5, यहाँ से मेरा V2 कितना आ रहा है, V2 इज इक्वल टू 300/100 divided by 380 multiplied by 55 into 10 raised to power minus 3 raised to power 0.35 raised to power 1 by 0.35, coming out to be 0.0279, 0.079 meter cube, and this is actually in thousand, it is 27.99, 27.99 liter. Let me check. कौन से वॉल्यूम है, 27.99, सो इट इज वेरी क्लोज टू डी, राइट, वेरी क्लोज टू डी। 28 आ रहा है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन एरर के साथ हम डी को ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। 27.99 इज वेरी क्लोज टू 28.44, 32 से तो बहुत दूर है, तो डी को हम अभी के लिए, अभी हमें सीवीसीपी निकालना है, तो सीवीसीपी तो बहुत आसान है, राइट। अगर एक बार गामा आपको पता है, आर पता है, तो सीवीसीपी तो बहुत आसान है। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, CV इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1, दिस इज कमिंग आउट टू बी R is 0.260, 0.60 divided by 260 divided by 0.35 equal to 742.85 जूल पर केजी केल्विन, राइट, जूल पर केजी केल्विन, राइट। और Cp इज इक्वल टू CV प्लस आर होता है, या तो आप गामा आर अपॉन गामा माइनस 1 करो, या CV प्लस आर कर लो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, दैट इज 1002.85 जूल पर केजी केल्विन, राइट। सो लेट मी चेक 742 and 100, 742 and 100 CV at constant volume, no, and 1002 is very close, सो हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन एरर को अगर मूव करोगे तो हो जाएगा, यही सेम आंसर आएगा। 0. एक बार मैं 125 इंटू 5 10 raised to power minus 3 divided by 0.260 divided by 300, ये एग्जैक्टली मैंने पास पुट कर दिया। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाई 0.60 divided by 5.1 multiplied by t gamma minus 1, 260 divided by आंसर प्लस 260 इज इक्वल, हाँ, 983.27। अगर आप कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लोगे तो बिल्कुल 983.27 के आसपास आएगा, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको रेंज मिल जाएगा, आपको एमएसक्यू जो गेट में आएंगे ना, उसमें आपको रेंज मिल जाएगा। सो 1002 के आसपास आ रहा है, तो दैट इज कंसिडरेबल, ठीक है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, कंसिडरेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको, या फिर आप मुझे मेरा कैलकुलेशन चेक करो, मुझे नहीं लगता है मैंने कहीं गलती की है, मैंने कहीं गलती शायद नहीं की है। R वॉज 260 डिवाइडेड बाई 0.36 लेके चले अगर, तो 722.22 प्लस 260 दैट इज इक्वल टू 982.22, हाँ, तो ठीक है, उतना ही आ रहा है, 742.85, 742.85 प्लस 260 एंड दिस इज 1002.85, तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन एरर है। एक बार मैं और कर देता हूँ, 260 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 0.358 726, ओके, यहाँ थोड़ा गलती जा रहा था, इसे थोड़ा सा मुझे कम करने दो, फिर पास आ जाएगा। 0.358 60 divided by 0.358 and that is 726.256 and plus 260 करें तो 986.25, राइट, 986.25, ये आंसर हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन से, गिवन ऑप्शन से। ये भी सही आंसर है, बट गिवन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अ कंप्रेस्ड एयर बोतल, एयर बॉटल, compressed air bottle, compressed air bottle, now a compressed air bottle of volume is equal to 0.05 meter cube, okay, contains air at T is equal to 3.5 atm, okay, the air is used to drive a turbo generator supplying power to a device, okay, power required is equal to 10 watt, okay, 10 watt में है 10 watt, ठीक है। इफ द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द टर्बो जनरेटर इज 60% ऑफ द मैक्सिमम, यानी कि एफिशिएंसी कितना है 0.6, ठीक है। द टाइम फॉर विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड, ओके, और एम्बिएंट प्रेशर इज 180। तो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये आपका एक एयर बॉटल है, सपोज ये आपका एक एयर बॉटल,
ये आपका टर्बो जनरेटर है और ये आपका जो भी डिवाइस वो रन कर रहा है। ओके, तो एयर बोतल से ये टर्बो जनरेटर चल रहा है। दिस इज कंप्रेस्ड एयर बोतल। ठीक है, इससे ये टर्बो जनरेटर चल रहा है। ठीक है, और ये टर्बो जनरेटर से इसको इस डिवाइस को चाहिए, इस टर्बो जनरेटर से इस डिवाइस को चाहिए 10 वॉट का, राइट, 10 वॉट की जरूरत है। ठीक है, तो अभी देखो, आपको जितना भी ये कंप्रेस्ड एयर और टर्बो जनरेटर का अगर मैं एक अपना सिस्टम मान लूँ, तो ये कब तक एनर्जी मुझे प्रोवाइड कर सकता है? जब तक ये 3.5 एटीएम से 1 एटीएम तक ना आ जाए तब तक वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, मैक्सिमम आउटपुट एनर्जी, आउटपुट वर्क, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं एनर्जी, तो जब तक वो डेड स्टेट पे ना आ जाए, अभी कितना पे है 3.5, 3.5 से 1 पे ना आ जाए, ये एटीएम में है तो इसको पास्कल में करना होगा, तो 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, तो एयर बॉटल का सेम ही रहेगा 0.05, राइट। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.5 into 10 raised to the power 5 into 0.05 and that is equal to 12,500, 12,500 जूल, राइट। 12,500 जूल तक का वो एनर्जी वो मैक्सिमम दे सकता है जब तक वो एम्बियंट पे ना आ जाए, राइट। अब इस 12,500 का जो मैक्सिमम आउटपुट है उसका 60% ही उस डिवाइस को मिल पा रहा है, राइट। सो मल्टीप्लाइड बाई 0.6, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू, एक्चुअल आउटपुट is equal to 0.6 times of theoretical output and this is equal to 0.6 into 0.6 into 12,500, so it is coming out to be 7,500 जूल, राइट, 7,500। ठीक है, अभी देखो हमारा जो ये 7,500 जूल है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। बहुत जगह आपको क्वेश्चन में ना यूनिट्स देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन पावर, टाइम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन पावर। एनर्जी कितना है हमारा 7,500, एनर्जी इज 7,500, पावर कितना यूज कर रहा है 10 वॉट, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 750 सेकंड्स, राइट, 750 सेकंड्स। ठीक है, देखें ऑप्शन, ऑप्शन क्या है? ओके, मिनट्स में। सो 750 सेकेंड्स को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना आ रहा है? 750 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल 12.5, 12.5, राइट। सो दिस इज द टाइम फॉर विच द डिवाइस कैन बी रन। सो ऑप्शन इज 12.5 years, 12.5 मिनट्स, ये ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या क्या गया, राइट। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को, एक एक करके सारे क्वेश्चन को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा क्या था? चलो, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं तो थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, तो एयरप्लेन टेक्स ऑफ, ये वाला क्वेश्चन क्या था? इसमें एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगा था स्टैटिस्टिक्स का, ये सॉरी मैकेनिक्स का, कि हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे हम, तो फिर हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये तो हमने निकाल लिया, एरिया ऑन अंडर द पीवी डायग्राम हमें वर्क आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? द ड्रैग फोर्स का एक उन्होंने एम्पेरिकल रिलेशन दिया था, हमने बस उस एम्पेरिकल रिलेशन में सारे वैल्यूज को फाइंड करके डाला, तो हमारे पास फोर्स आ गया, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज द वर्क आउटपुट, राइट। उसके बाद के क्वेश्चन में एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस इसमें दो चीजें समझनी है कि आपको थोड़ा सा कैलकुलस रखना है, और जो चेंज इन एरिया है, ये जो चेंज इन एरिया था हमारा, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से, इस चेंज इन एरिया इंटीग्रल एस डी एस इन ए, तो ये जो डी ए आ रहा था ये होगा ऑन टू सरफेस, राइट, अंदर का भी
अगर बहुत छोटे से स्फेरिकल बलून को एज्यूम करें हम, हाँ, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि दो दो सरफेस का, जैसे आपका आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, जब आपका सोप बबल का केस होता है तो टू 4 सिग्मा बाई डी होता है, तो वहां सिग्मा की जगह बस हमने एस रखा है, 4 सिग्मा बाई डी और 8 सिग्मा बाई डी। ठीक है, तो 8 सिग्मा बाई डी क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे दो सर्फेसेज इन्वॉल्व हो जाते हैं बबल। ठीक है, ड्रॉप में 4 सिग्मा बाई डी होता है और बबल में 8 सिग्मा बाई डी क्यों हो जाता है, क्योंकि दो सर्फेसेज इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेम केस यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो यहाँ से बस हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, यहाँ भी हमने थोड़ा पास्कल लॉ लगाया था, बट यहाँ हमें समझ भी आ सकता है कि अगर हमने 25 जूल का इनपुट किया है, 25 जूल का ही आउटपुट निकलना चाहिए, अगर बीच में हम हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा। सपोज कि अगर हीट जनरेट हो रहा, फ्रिक्शन हो रहा होता, वैसा कुछ लॉसेज हो रहा होता, तो हमारा वर्क आउटपुट कम हो जाता। मगर ये तो क्लियर एप्लीकेशन है कि अगर F1/A1 विल बी इक्वल टू F2/A2, दैट इज पास्कल्स लॉ, और फिर वहां से हमने बस डेल्टा एक्स को फाइंड किया और F इंटू डेल्टा एक्स करके क्वेश्चन सॉल्व किया। वेरी बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन था ये, कि आप या तो इसको फ्लूइड मैकेनिक्स का समझो पार्ट को, या फिर आप उसको थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट को समझो, मगर आइडिया समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्फेरिकल बैलून। हाँ, तो इसमें भी प्योर मैथमेटिक्स, बस आपको ऐसे रिलेशंस के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होना है जब P प्रोपोर्शनल टू D हो, या फिर P प्रोपोर्शनल टू D⁻³ हो, या ऐसा कुछ रिलेशन आपको देगा, तो उस केस में आपको कैसे अप्रोच करना है। आप उसको हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वेट करोगे, उस कांस्टेंट की गिवन इनिशियल कंडीशन के साथ। ये इनिशियल कंडीशन था आपका, ये जो है आपका ये इनिशियल कंडीशन है। इस इनिशियल कंडीशन के साथ आप इनिशियल कंडीशन के साथ कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करोगे, इनिशियल कंडीशन के साथ कांस्टेंट की फॉर फाइंडिंग कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, आप इससे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करोगे इनिशियल कंडीशन से। उसके बाद आप प्योर इंटीग्रेशन में लिमिट डालोगे, जिस भी टर्म्स में होगा, वो डायमीटर के प्रोपोर्शनल हो तो डायमीटर का इनिशियल और फाइनल लिमिट डालोगे, अगर वो वॉल्यूम के टर्म्स में है तो वॉल्यूम का इनिशियल और फाइनल लिमिट डालोगे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन था प्योर मैथ्स करके हमने सॉल्व किया था। उसके बाद जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें तीन चीजें हमसे पूछी गई थी, ये सीपी, सीवी और V2। तो हमें यहाँ अप्रोच ये लगाना था कि हमारे पास गामा नहीं है। मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना शुरू किया कि चलो V2 निकालने की कोशिश करते हैं। T1 T2 पता है हमें, तो V2 निकाल सकते हैं हम कैसे, अगर हमें गामा मिल जाए। गामा निकालने गया तो मुझे मास की जरूरत आ गई। गामा निकाल सकता है अगर मास मिल जाए। मास निकालने गया तो वो तो बहुत आसानी से निकल गया, P1V1/R2। तो इस तरह से आप सोचो कि मुझे क्या चाहिए, ओके गामा चाहिए। गामा निकालने गया मैं जल्दी भाग के, तो गामा मुझे P1V1 यहाँ से भी मिल सकता था, पहला P1V1 माइनस ये इस वाले फॉर्मूला से, ये गामा मुझे इससे भी मिल सकता था, राइट। गामा के लिए अगर मैं जाता तो इसको भी ढूंढ सकता था गामा के, मगर मुझे इसमें फिर P2 मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसकी जगह यहाँ आया तो मुझे बस M नहीं पता है, M निकालने गया तो मैं यहाँ आया, M निकालने गया, यहाँ तो मुझे सब कुछ पता था, तो यहाँ से मैंने M निकाल लिया, 0.088 आ गया। जैसे ही मुझे मास आ गया मैंने यहाँ पुट किया और यहाँ से मैंने गामा निकाला। देखो ध्यान से, यहाँ का निगेटिव, ये निगेटिव, यहाँ से निगेटिव टर्म आ रहा है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑल्सो निगेटिव, तो ये दोनों निगेटिव आपस में कैंसिल होंगे। ठीक है, और फिर वहां से मुझे 0.358 आ गया गामा-1, तो गामा 1.358। और मैंने यहाँ बताया आपको कि जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू आए तो आप ध्यान दो, गामा की वैल्यू, रो की वैल्यू, किसी भी चीज का वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो तो आपको प्रैक्टिकल से थोड़ा आसपास ही आना चाहिए, कुछ कुछ अजीबो गरीब आंसर नहीं आना चाहिए। जैसे गामा आपका 5 आ रहा है किसी का, गामा किसी का 14 आ गया, ऐसा उठपटांग वैल्यू ना आए, तो आप समझो कि हाँ ठीक है, अभी तक मैं कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, और एक बार गामा आ गया फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस फॉर्मूला पुट द फॉर्मूला गेट था। ठीक है, बस आपको इस तरह से सोचना है कि मुझे कैसे क्या क्या दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला में लगा सकता हूँ। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन था, मैक्सिमम आउटपुट। बस ये थोड़ा सा लैंग्वेज का कुछ में क्वेश्चन मैंने आज इसलिए ऐसे उठाए हैं कि जिसमें लैंग्वेज देख के आपको थोड़ा लगे कि ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। ठीक है, तो आप आराम से जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए कि कैसे अप्रोच करें, तो आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो और जो जो डेटा दिया हुआ है वो आप लिख लो। ठीक है, इस तरह से ब्लॉक डायग्राम बना के, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो ऐसा कुछ ब्लॉक डायग्राम बना के समझ लो। ठीक है, कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। अगर आपको मजा आया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज में से आज मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवाए हैं, वर्क 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 इंटरेक्शन के क्वेश्चन करवाए हैं। इसके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा, और मैं ये भी डाल दूंगा कि आप मुझे कैसे रीच कर सकते हो। ठीक है, तो आप वहां से मुझे रीच करो, या कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद और क्या बोलना था आप लोगों से, हाँ, तो आज के लिए इतना ही। वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी, वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं डाल दूंगा, कल तक डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे, परसों शायद हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार अपना प्लान दिखा देता हूँ।
ये है हमारा सारा चैप्टर। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के हम मैंने 2 वीडियोस डाले हैं, आप उन्हें भी चेकआउट करो, मैं उनके भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बेसिक कॉन्सेप्ट के मैंने 2 वीडियो डाले हैं, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा। ये वर्क इंटरेक्शन का लेक्चर था, इसके भी मैं आज क्वेश्चंस मैंने करवा भी दिए 7 क्वेश्चन, और मैं कोशिश करूंगा 5-6 क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं, जो आप खुद से प्रैक्टिस करो, उसके वीडियो उसके सॉल्यूशंस मैं कर दूंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन के पीडीएफ में आज टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, और लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कर लो। ठीक है, या फिर उसके सॉल्यूशंस मैं कल दूंगा, तो जो भी डाउट होंगे आपको वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आज डेट क्या है, आज सेकेंड है। आई थिंक मेरा टारगेट ये है 15 तारीख तक आपके सारे सारे के सारे ये 10 चैप्टर कंप्लीट हो करेंगे। ठीक है, तो अगर ये 10 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम जा सकते हैं। ठीक है, एक बार आपका प्योर सब्सटेंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन की प्योर सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ेगी आपको एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये सारे 10 चैप्टर अच्छे अच्छे कर ले, अच्छे क्वेश्चंस के साथ कर ले, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के भी वीडियोस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो अगेन आई से प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ, कुछ कुछ अगर आपके पास रिव्यूज है तो वो आप कमेंट में डालो। ऑलराइट, सो दैट्स वाज इट, आई एम बिडिंग यू गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।